हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को गुड मॉर्निंग। संगम, आयुष, नागालक्ष्मी, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी। बस थोड़ा सा ये बचा हुआ था। क्या बचा हुआ था? थोड़ा सा हम्म, मुझे करवाना था, प्रेफर वाला करवाना था और वर्थ वाला करवाना था। ठीक है, थोड़ा सा ये बचा हुआ है जीरेंट। उसके बाद मैं इन्फिनेटिव स्टार्ट करूंगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपका क्लास सही से नहीं चल रहा है तो एक बार क्लास को क्विट करके फिर से रीज्वाइन करिए। ठीक है, और उसके बाद भी दिक्कत होता है तो टीम है आपके पास, उनसे बात कर लीजिए। गुड मॉर्निंग हेतल, शिवकांत, अंकित, काजल, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए। कौन सा वर्ड जीरेंड लेता है जो मैं करवा रही थी? ठीक है, उसमें से मैंने आपको रिमेंबर वाला करवाया। रिमेंबर जीरेंड भी लेता है, रिमेंबर इन्फिनेटिव भी लेता है। ओके, हाँ, अब मुझे करवाना था आपका प्रेफर। प्रेफर प्रेफर का मतलब है किसी एक के मुकाबले किसी दूसरे चीज को चूज करना। ये भी जीरेंड लेता है और ये भी कभी कभी इन्फिनेटिव भी लेता है। ऐसा क्वेश्चन आया है, देखो। ऐसा आया, आई प्रेफर। ये आपको प्रीवियस पेपर में मिलेगा। आई प्रेफर। ये प्रेफर के साथ यहीं पे दो तीन चीज याद रखो। इससे इसके साथ और क्या क्या एग्जाम में एरर आता है। ठीक है, जहां भी प्रेफर वर्ड दिख गया ना, इससे क्या क्या एरर आता है। एक तो सबसे पहला एरर आता है, प्रेफर के साथ दैन लगा के दे देते हैं। प्रेपोजिशन का एरर आता है, प्रेफर के साथ दैन नहीं लगाते, प्रेफर के साथ टू लगता है। ठीक है, आपको लगेगा मैम दो चीज में तुलना करने के लिए तो हम दैन यूज करते ही हैं, बट प्रेफर वर्ड अपने साथ दैन नहीं लेता है। ठीक है, प्रेफर वर्ड अपने साथ कभी भी दैन नहीं लेता है। प्रेफर वर्ड से जो जो एग्जाम में एरर आ सकता है एक ही जगह हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम फिर प्रेपोजिशन चैप्टर में भी कर लेंगे। एक चीज और बता दूं, देखो, चलो एक चीज और। प्रेफर वर्ड से एग्जाम में क्या क्या एरर आता है? एक तो प्रेफर वर्ड से एग्जाम में, इसको हम बाद में डील करेंगे। एक तो प्रेफर वर्ड से एग्जाम में स्पेलिंग का एरर आता है। स्पेलिंग के एरर में देखो क्या कैसे आता है कि प्रेफर के साथ तो सिंगल आर होता है। ठीक है, प्रेफर के साथ, रेफर के साथ, ट्रांसफर के साथ, सब में सिंगल आर होता है। लेकिन जब इसका पास्ट टेंस बनता है ना, तो आर डबल हो जाता है। जब इसका पास्ट टेंस बनाते हो तो डबल आर हो जाता है। रेफर में भी सिंगल आर होता है बट इसके पास्ट टेंस में डबल आर। ट्रांसफर में भी सिंगल आर बट इसके पास्ट टेंस में डबल आर। और जब हम इसका एडजेक्टिव बनाते हैं तो प्रेफरेबल बनाते हैं तो उसमें सिंगल आर रहता है। ठीक है, एक तो एग्जाम में इसका स्पेलिंग एरर भी आता है। ओके, प्रेफर के साथ सिंगल वाला आर, जब इसका पास्ट टेंस बनता है तो डबल आर हो जाता है। और जब इसका एडजेक्टिव बनाते हैं प्रेफरेबल तो फिर भी सिंगल आर ही रहता है। एक ये एरर आता है प्रेफर का। और दूसरा एरर प्रेफर के साथ क्या आता है कि एग्जाम का फेवरेट एरर है, प्रेफर के साथ हमेशा दैन लगा देते हैं। इसको हम प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि प्रेफर वर्ड पढ़ रहे हैं तो यहाँ ये भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रेफर के साथ दैन ना लगा के प्रेफर के साथ टू लगाना। से लिखा, आई प्रेफर कॉफी दैन टी। मेरे को चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है। चाय की तुलना में मेरे को कॉफी ज्यादा पसंद है। तो आप लगेगा मैम चाय और कॉफी के बीच में कंपैरिजन हो रहा, दैन लगना चाहिए ना। बट प्रेफर वर्ड कभी भी अपने साथ दैन नहीं लेता, प्रेफर वर्ड हमेशा अपने साथ टू लेता। एक तो ये भी एरर आता है और एक और एरर आता है। जीरेंड और इन्फिनेटिव वाला लास्ट में डिस्कस करेंगे। साइड में कहीं लिखते जाइए। ठीक है, साइड में लिखते जाओ।
ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक ये एरर आता है, और तीसरा एरर एक और आता है, प्रेफर के साथ मोर लगा देते हैं। ओके, मोर लगा देंगे, जैसे मैंने लिखा द वाइट, प्रेफर वर्ड के साथ प्रेफर वर्ड हो, या इसका पास्ट टेंस हो, प्रेफर्ड हो, ठीक है, या एडजेक्टिव फॉर्म में ही क्यों ना हो, प्रेफरेबल हो, ये सब के साथ मोर मत लगाना है। प्रेफर का मतलब ही होता है दो के बीच में एक चीज को पसंद कर रहे हैं, तो इसके साथ मोर मत लगाना। जैसे मैंने लिखा द वाइट शर्ट, वाइट शर्ट ब्लैक की तुलना में ज्यादा अच्छा है। द वाइट शर्ट इज मोर प्रेफरेबल टू द रेड वन। जो व्हाइट शर्ट है वो रेड वाले से ज्यादा अच्छा है। तो प्रेफर का मतलब ही होता है दो के बीच में तुलना करना है। इसके साथ टू भी लगाते हैं, और प्रेफर के साथ मोर मत लगाना, क्योंकि प्रेफर का मतलब ही होता है दो के बीच में कर रहे हैं, तो इसके साथ फिर से मोर लगाने की जरूरत नहीं। को एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब आते हैं इस पे। अभी मॉक देना स्टार्ट मत करिए, थोड़ा सा रुक जाइए। चलो ये वाला हो गया, ये सब तो डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं जीरेंड और इन्फिनेटिव पे। प्रेफर वर्ड दोनों लेता है, जीरेंड भी लेता है, इन्फिनेटिव भी लेता है। कब, ठीक है, कब लेगा बता रही हूँ, जीरेंड, और कब इन्फिनेटिव लेगा। जैसे लिखा मैंने, आई प्रेफर टू रीड दैन, नहीं, मुझे लिखना ज्यादा अच्छा लगता है। आई प्रेफर टू राइट दैन टू रीड। मेरे को पढ़ने से ज्यादा लिखना अच्छा लगता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, और ये गलत है। ये गलत है, क्यों? सबसे पहले प्रेफर वर्ड दैन नहीं लेता है, और प्रेफर वर्ड जीरेंड लेता है। आई प्रेफर टू राइट के जगह क्या लगा दोगे? राइटिंग, ठीक है। और दैन नहीं लेता है, टू लेता है। और टू रीड की जगह क्या लगा दोगे? रीडिंग। आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग टू रीडिंग, इसका मतलब क्या है? मेरे को पढ़ने से ज्यादा लिखना पसंद है, ठीक है। मेरे को पढ़ने से ज्यादा लिखना पसंद है, तो प्रेफर वर्ड जीरेंड लेता है। और ये मेरा एक हैबिट है, यहाँ मैं हैबिट की बात कर रही हूँ ना। मेरे को लिखना ज्यादा अच्छा लगता है, पढ़ना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। हैबिट की बात हो रही है, और जब भी हैबिट वगैरह की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे? जीरेंड लगाएंगे, जीरेंड। ओके, जीरेंड लगाएंगे। अब इन्फिनेटिव कब लगेगा? और जीरेंड में मैंने बोला है ना कि एक्शन कंप्लीट होता है, बट इन्फिनेटिव में एक्शन कंप्लीट नहीं होगा। अगर सेंटेंस ऐसा रहता है, आई विल प्रेफर टू गो बाय ट्रेन। मैं चाहूंगी ना कि, मैंने बस का जिक्र नहीं किया, अंडरस्टूड है कि मैं बस या कार के कंपैरिजन में मैं ट्रेन से जाना पसंद करूंगी। तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि प्रेफर वर्ड हमेशा अपने साथ जीरेंड लेता है, बट यहाँ पे आपने इन्फिनेटिव लगा दिया। और ये सही भी है, सही भी है, बिकॉज ये सेंटेंस अभी इनकम्प्लीट है। आई विल प्रेफर मतलब मैं चाहूंगी कि मैं ट्रेन से जाऊं। एक तो यहाँ पे एक्शन इनकम्प्लीट है, और दूसरा ये हैबिट का सेंस नहीं है ना, कोई मेरा हैबिट वगैरह नहीं बता रहा है,
ठीक है, जैसे आई विश टू गो बाय ट्रेन, आई विल चूज टू गो बाय ट्रेन, तो यहाँ पे एक्शन इनकम्प्लीट है, हैबिट का सेंस नहीं जा रहा है, तो हम प्रेफर के साथ इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं जहाँ पे ऐसा सेंस आए कि अभी वो काम नहीं हुआ, मैं ऐसा करना चाहूंगी, तो अभी काम नहीं हुआ है तो इन्फिनेटिव लगा देना, बट जहाँ एक्टिविटी का सेंस आए वहां पे जीरन लगा देना। ठीक है, अब चलो वर्थ वाला कर लेते हैं। ओके, अब वर्थ वाला आ जाओ। नहीं, ओवर भी नहीं लगाएंगे शिवकांत, चूज के साथ ओवर लगा सकते हैं। आई चूज कॉफी, मैं चाय की तुलना में कॉफी चूज करती हूँ ओवर टी। ओवर से भी कंपैरिजन करते हैं हम, चूज वर्ड के साथ ओवर लगा सकते हैं, बट प्रेफर के साथ ओवर भी नहीं लगेगा, दैन भी नहीं लगा। ठीक है, प्रेफर के साथ हमेशा टू ही लगता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, 3 वाला में अभी काम हुआ नहीं है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, आई प्रेफर कॉफी टू टी, ठीक है, तो प्रेफर के साथ तो टू लगाएंगे। बट कभी सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया, वैसा आना नहीं चाहिए, आई प्रेफर कॉफी rather than टी की तुलना में मेरे को कॉफी ज्यादा पसंद है। वैसे तो प्रेफर के साथ हमेशा टू लगेगा। ओके, प्रेफर के साथ हमेशा टू लगेगा, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि प्रेफर वर्ड के साथ रैदर आ गया, रैदर भी कंपैरिजन के लिए यूज होता है, रैदर आ गया, अगर रैदर आ गया ना, तब हम रैदर के साथ टू नहीं लगाएंगे, रैदर के साथ दैन लगाएंगे। ठीक है, रैदर के साथ दैन ही लगेगा। ओके, सपोज कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया, एक ऑप्शन में जैसे इंप्रूवमेंट में आ गया, आई प्रेफर कॉफी टू टी। यू नेवर नो ना, एसएससी का देखते हो क्या क्या करता है ड्रामा, कोई ठिकाना नहीं है। हम टीचर अपना कुछ और पढ़ाते हैं, उनका आंसर कुछ और चला जाता है। तो सब पहलू को ध्यान में रखना है कि अकेला प्रेफर है तो टू लगाना, अगर प्रेफर के साथ रैदर आ गया, रैदर टू नहीं होता, रैदर के साथ हमेशा दैन लगता है, आपने कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ा है। सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, जहां पर दोनों ऑप्शन हो, आई प्रेफर कॉफी टू टी, आई प्रेफर कॉफी रैदर देन टी, तो आप बोलोगे कि मैम दोनों तो सही लग रहा है। ठीक है, दोनों सही लग रहा है। आपने तो बोला था कि प्रेफर के साथ टू आएगा, और यहाँ प्रेफर के साथ चूंकि रैदर वर्ड आ गया तो दैन आना चाहिए, तो ये भी तो सही लग रहा है। सपोज दोनों आ गया तो हम किसको चुनेंगे? ओके, दोनों आ गया ना, तो हम ऊपर वाले को ही चुनेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा सुपरफ्लुअस हो गया। मतलब प्रेफर वर्ड जब ऑलरेडी तुलना करता ही है और रैदर वर्ड से भी तुलना हो रहा है, तो प्रेफर के साथ हम जनरली रैदर का यूज नहीं करते। ठीक है, नहीं यूज करते। अगर दोनों आ गया तो इसको देना। ओके अब क्या बोला जाए, मतलब कल एसएससी का आंसर किया है, आप लोगों ने देखा होगा। मतलब हम टीचर्स भी ना एकदम परेशान हो गए। जब हम लोग इतना चिड़चिड़ हो गए, परेशान हो गए, तो मैं समझ सकती हूँ स्टूडेंट्स की क्या हालत होगी। मतलब अब बताओ कि कोई एग्जाम में 20 मतलब 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है ना, तो हंगामा हो जाता है। एक क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो हंगामा हो जाता है। यहाँ पे उसने 20 क्वेश्चन का आंसर उलटफेर कर दिया। 20 नहीं, चलो 19 को मानो, एक में 10 किया है और एक में 9 किया है। और सबसे मतलब इरिटेशन वाली बात क्या है ना, कि कुछ क्वेश्चन का आंसर सही था, पहले से सही था, और बाद में सुधार के गलत कर दिया। उसी वजह से ना जो बच्चों का नंबर पहले सही था और बाद में जब रिवाइज्ड आया तो उनका आंसर कम हो गया, मतलब नंबर कम हो गया। 10 तो 18 वाले शिफ्ट में, 18 वाले शिफ्ट में 10 था ना, फिर 20 वाले में तो और 9 क्वेश्चन।
स्कैम के बारे में क्या कहना है? स्कैम तो हुआ ही है, स्कैम तो हुआ ही है। ये तो मैंने पहले भी बोला था, लेकिन मैंने बाकी टीचर्स से जब बात की ना, तो उन्होंने कहा कि मैम हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं फाइनल स्कोर कार्ड। ठीक है, फाइनल स्कोर कार्ड जब आ जाएगा ना, तभी हम लोग कुछ बोल पाएंगे, तो वेट कर लेते हैं। फिर सबने मिलकर ट्विटर वगैरह किया, ट्विटर वगैरह करने से थोड़ा सा इन्होंने स्कोर जल्दी दे दिया। हमें लगा ना कि जब स्कोर आएगा तो सच्चाई पता चलेगा, जब स्कोर कार्ड आएगा फाइनल वाला तो कुछ अच्छा पता चलेगा कि आखिर इन्होंने किया क्या। इन्होंने स्कोर कार्ड करके ना अपने आप को और भी करप्ट दिखा दिया। जब फाइनल स्कोर की आंसर की आया, मतलब दिखा दिया कि और भी करप्ट है। पता नहीं कहाँ से आंसर बनवाया है। पहला वाला आंसर जो सही था, जीएस में कितने क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं, इंग्लिश में तो 2 का ही है। 19 रॉन्ग इन मैथ्स। अब बताओ, जीएस में भी तो हुआ है। और सीपीओ का तो मैं क्या बोलूं, सीपीओ में तो मेंस का एक ही पेपर में 4 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया, मतलब। और वो भी ऐसा क्वेश्चन ना, और वो भी ऐसा क्वेश्चन जिस गलती को बच्चे पकड़ ले रहे हैं। इसका मतलब है क्वेश्चन बहुत इजी था। जब टफ क्वेश्चन आता है ना, तो थोड़ा बहुत समझ में आता है कि टफ क्वेश्चन में उन्होंने आंसर गलत कर दिया। अरे नरेशन का 4 इजी इजी क्वेश्चन, जिसको हमारा एकदम बिगनर वाला बच्चा कोई भी बना लेगा, उसका क्वेश्चन रॉन्ग दे रहे। तो ये बहुत क्या मतलब, और मैं ना क्या करूं, यूट्यूब पे आके गुस्सा दिखा के क्या करना है। ओके, और बच्चों को लगता है मैम सपोर्ट नहीं कर रही। मैं बात करते रहती हूँ बाकी सारे टीचर से कि मतलब क्या किया जा सकता है। यूट्यूब पे आके ना सब तो बोल ही रहे। ओके, एक ही चीज को आके क्या बोलना है, सब चीजें बोल ही रहे कि इतना क्वेश्चन रॉन्ग नहीं देना चाहिए। और कल भी मैंने आपसे बात की थी, बस एक ही चीज है, नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए। चलो नॉर्मलाइजेशन तो छोड़ दो, नॉर्मलाइजेशन हटा देना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन पहले भी होता था, लेकिन इतना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट जो इस तरह से हुआ है, नॉर्मलाइजेशन भी छोड़ दो। कम से कम वो भी छोड़ दो, इजी क्वेश्चन मत बनाइए। चलो वो भी छोड़ देते हैं, चलो बना भी दिया इजी क्वेश्चन, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन का आंसर तो सही दीजिए। मानते हैं आपसे 1 2 3 4 क्वेश्चन में गलती हो गई है, 20 क्वेश्चन में गलती कैसे हो सकता है? 20 क्वेश्चंस में गलती नहीं हो सकता है ना। ओके, और उससे भी खतरनाक चीज क्या है ना, कि बच्चे क्या करते हैं ना, हर क्वेश्चन के लिए रिप्रेजेंटेशन डाल देते हैं। ओके, और उसने क्या किया बेवकूफी, कि जिस क्वेश्चन में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन आया, ज्यादा 100 रुपया आया, वो क्वेश्चन पहले से सही था। देखा कि इतने ज्यादा बच्चे ये कर रहे हैं, क्वेश्चन को रिप्रेजेंटेशन फाइल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका आंसर रॉन्ग होगा। चलो इसको डिस्क्रिपेंसी में डाल देते हैं। ठीक है, सही क्वेश्चन का भी आंसर इन्होंने चेंज कर दिया। हम लोगों से एक मॉक टेस्ट का आंसर गलत चला जाता है ना, कभी कभी मॉक टेस्ट में, तो अंदर से बड़ा मतलब गिल्ट फील होता है। ठीक है, लगता है ना कि कहीं एक रॉन्ग क्वेश्चन के वजह से, एक रॉन्ग आंसर की वजह से ना, कहीं वही वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। ओके, और बच्चों का मतलब करियर मत खराब हो जाए। बच्चे तो टीचर्स पे भरोसा करते हैं कि मतलब एक रॉन्ग आंसर की वजह से कहीं एग्जाम में आ गया, वो भी ये टिक करे, गिल्ट फील होता है। ठीक है, जबकि ये मॉक है, फाइनल एग्जाम नहीं है। लेकिन फाइनल एग्जाम में बच्चे मतलब इतने मैसेजेस आ रहे हैं ना, 4 नंबर से छूट गया है। अगर वो क्वेश्चन सही होता तो आज हमारे स्टूडेंट्स सिलेक्शन कैटेगरी में होते। और आंसर बनाते समय आप लोग नहीं विश्वास करोगे कि आंसर को मैं जब भी मॉक टेस्ट जाता है ना, आंसर को 5 बार मैं खुद चेक करती हूँ, क्योंकि मन में रहता है ना कि बच्चों के पास गलत आंसर नहीं जाना चाहिए। और कभी चलो ह्यूमन एरर है, चल भी गया तो क्लास में आके अनाउंस कर देना, यूट्यूब पे भी बोल देना कि देखो इसका हो गया था गलती से, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। या स्टूडेंट भेजते हैं ना, तो मैं खुद इसको, तो हाउ कैन दे, जो इतनी बड़ी बॉडी है, हम लोग का तो छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है खुद से, लेकिन छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो बेस्ट है कि अपने आप से लग के आंसर वगैरह चेक करें। आंसर गलत होना मतलब दैट इज अ डिजास्टर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मॉक टेस्ट में भी गलत आंसर आ जाता है, तो बच्चों के मन में गलत आंसर एक बार जब बैठ जाता है ना, तो फिर वो एग्जाम में भी जाके गलती कर देते हैं। और हो सकता है हम टीचर की वजह से ना, उस गलत आंसर की वजह से हमारा स्टूडेंट का सिलेक्शन रुक जाए। ओके, तो वीडियो में तो आप लोगों ने बहुत सारे सब टीचर्स वीडियो बना रहे हैं, पता चल ही गया कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन अब मैं सारे टीचर्स से बात करने में लगी हुई हूँ ना, कि देखना है कि मतलब अब इस पे क्या किया जा सकता है।
ठीक है, ये सब हुआ है, सबको पता चल गया है कि ये सब हुआ है। अब देखना है सबसे बात करके कि मतलब क्या आगे का स्टेप होगा, मतलब आगे क्या-क्या करना है। सबको पता है, सबको ये चीज़ तो सबको अब पता चल ही गया है, क्या-क्या एसएससी ने खतरनाक काम किया है। पोस्ट प्रेफ़रेंस अगर आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस भरवाना ही है, तो फाइनल आंसर की के बाद भरवाइए। बहुत सारे बच्चों ने पोस्ट प्रेफ़रेंस डाला ही नहीं था, अपना स्कोर कम देख के। अब सबसे बुरा उन्हीं के लिए लग रहा है ना, अपना मतलब स्कोर उनका कम था, तो उन्होंने डाला नहीं था और अब बाद में स्कोर उनका बढ़ गया है। और कुछ का घटा भी है, कुछ बच्चों का घट भी गया है, क्वेश्चंस इधर-उधर किया है, तो दैट इज़ रियली अ वेरी अनएथिकल, अ वेरी करप्ट ऑन द पार्ट ऑफ एसएससी, अ वेरी करप्ट एक्ट। सीपीओ के लिए भी, अब सीपीओ के लिए भी हम लोग वेट कर रहे हैं ना, सिर्फ सीजीएल ही नहीं है, सीपीओ के लिए भी हम लोग को वेट कर रहे हैं भाई, कि इतने सारे सब लोगों ने बनाया है आंसर्स, बताया भी कि किए कि काइंडली इनका आंसर की ना, इनके साथ भी वो ना हो, इनका आंसर की रिवाइज करके भेजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100 रुपया दे के ही बच्चे रिवाइज करवाएंगे, आप खुद देखिए। कम से कम अगर आपका आपकी तरफ से आंसर करेक्ट है ना, तो उनका 100-100 रुपया वापस तो कर दीजिए। ठीक है, अगर आप आंसर रॉन्ग है ही, आंसर रॉन्ग है, या अगर आपको लग रहा है तो उनके पैसे वापस कर दीजिए। रेलवे वगैरह में तो कर भी देते हैं, बट ये करता नहीं है। जो हमारे अभी 2025 वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप डिस्टर्ब मत होइए। 2025 वाले स्टूडेंट्स डिस्टर्ब नहीं होना है, डिस्टर्ब होके क्या करोगे? देखो क्या होता है, हो सकता है आने वाले समय में ना इतना चारों तरफ से आवाज़ उठाया जा रहा है, तो एक्ट करें और आने वाले इस साल के एग्ज़ाम में ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि एक शिफ्ट में पेपर करवाना प्री में तो पॉसिबल नहीं है, मेंस में कुछ हद तक पॉसिबल है, कर सकते हैं। अरे आप 2 ही शिफ्ट में करवाओ ना, पहले भी तो आप 2-3 शिफ्ट में करवाते थे, अब 2-3 शिफ्ट में करवाओ। आप नॉर्मलाइज़ेशन भी करो। वैसे नॉर्मलाइज़ेशन होना नहीं चाहिए, बट नॉर्मलाइज़ेशन का जो फ़ायदा होना चाहिए ना, मैंने इतने साल से मैं पढ़ा रही हूँ, 5-10 नंबर का फ़ायदा हो जाता है। किसी का पेपर टफ आ गया है, किसी का ईज़ी आ गया, तो नॉर्मलाइज़ेशन में 5-10 मैक्सिमम 15 तक जा रहा है। यहाँ तो 30-30, 40 का नॉर्मलाइज़ेशन जा रहा है। उसके बाद भी मतलब अब क्या बोलूँ मैं? ओके, 30-30, 40 का जा रहा है और उसके बाद भी आंसर्स रॉन्ग आ जा रहा है। और सबसे बड़ा डिज़ास्टर, जब बच्चों का मैसेज देखती हूँ ना कि पोस्ट प्रेफ़रेंस फाइनल आंसर की के बाद भरवाइए, ताकि बच्चों को पता चल जाए ना कि यही मेरा असली स्कोर है, इसके अकॉर्डिंग भरें। तो वही है ना कि वही चीज़ है कि अब देखो क्या बात करते हैं, सबसे क्या किया जा सकता है। ओके, जो भी करना है टीचर्स और स्टूडेंट्स को मिल के करना है। क्या किया जा सकता है आगे? ये सब तो सब टीचर्स यूनाइट होके एक साथ बात करेंगे कि आगे अकेले-अकेले तो होगा नहीं। ओके, हाँ, इतना अच्छा सा एग्ज़ाम है, हो रहा है, प्रो अब इतना ज़्यादा घोटाला कर दोगे, अब आ जाओ। वर्थ वाला आ जाओ। ये सब चीज़ से लगता है ना कि अरे हम लोग टीचर्स हैं, आप लोग स्टूडेंट हो। हमारा काम है पढ़ना, नहीं सॉरी, हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, और टीचर्स भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। तो लगता है ना कि ये सब अननेसेसरी की चीज़ें हैं। जब भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है ना, तो एक खुशी होनी चाहिए अंदर से कि चलो सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद भी बच्चे मतलब एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद भी बच्चे दुखी है। ठीक है? जो डिज़र्व करते थे उनका हुआ नहीं है, और जो जिनका हुआ है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चों का ऐसा हुआ है तो ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है कि हम लोग जिनका सिलेक्शन हुआ है हमको उनको कुछ भी बोल देंगे। काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अपने मेरिट पे ही, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना, जो ये गलत आंसर और जो 20 क्वेश्चंस है उसके चक्कर में उनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है तो वो भी हमारे स्टूडेंट्स, लेकिन होता है कि जस्टिस तो हमारे उन स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए ना, जो डिज़र्व करते थे, जिसका नहीं हुआ। ठीक है, तो आप जिसका हो गया उसको भी रखो ना। अब एसएससी हम लोग यही प्रे करेंगे, जिसका हो गया उसको भी रखो और कुछ ऐसा करो। कुछ तो आउट ऑफ वे आपको जाना होगा ना, कुछ तो ऐसा करना होगा कि जो बच्चे हमारे सफ़रर्स हैं उनको भी एंट्री मिल जाए। तो चलो अब वर्थ वाला करते हैं। लगता है ना कि जब से रिजल्ट आया है तब से इन्होंने ड्रामा करके रखा हुआ है। कि अब लग रहा है सिलेक्शन हो गया, हँसी-खुशी जैसे पहले होता था, अब ये अपने लाइफ में आगे बढ़े। ओके, और बुरा लगता है जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जैसे-जैसे टीचर्स बोलते हैं ना बच्चे ने ऐसे किया, एग्ज़ाम भी अच्छा गया उनका, बट फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं है।
ओके, तो चलो वर्थ वाला कर लेते हैं। वही मैं सोचती हूँ ना कि स्टूडेंट्स के साथ ये सब शेयर करने से बेटर है ना कि मैं टीचर से बात करूं कि आगे क्या किया जा सकता है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को भी डिस्टर्ब नहीं करती। वर्थ, वर्थ का मतलब होता है के लायक। ओके, के लायक, के लायक। अब आ जाओ, वर्थ वर्ड भी अपने साथ जीरण लेता है, ये भी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, ये भी अपने साथ जीरण लेता है आईएन। ये सब होता है क्या है ना, बीच बीच में ये सब डिस्कस करने के बाद क्लास का फ्लो खत्म हो जाता है। ओके, क्लास का फ्लो खत्म हो जाता है और फिर एक मोमेंटम टूट जाता है। मैंने लिखा दिस बुक, अभी तो एसएससी इसका स्टेनो का तो स्किल टेस्ट का डेट्स आ गया है। दिस बुक इज वर्थ टू रीड, ये बुक पढ़ने लायक। फिर है दिस मूवी इज वर्थ टू वॉच। बच्चे की मैम आप पोस्ट क्यों डाल रहे हो, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ना वो नकली है, उसमें से सब नकली थोड़ी है। और हम लोग का पोस्ट ना बहुत पहले से शेड्यूल हो जाता है, ठीक है, जब रिजल्ट आता है तभी से वो शेड्यूल रहता है, वो जाते रहता है। स्टेनो का तो अब स्किल टेस्ट अगले मंथ में है ना। हम लोग टीचर्स हैं ना, हम लोग लीडर्स नहीं है, और खास करके मैं, मेरे मेरे पढ़ाने के अलावा और मैं कोई चीज में अच्छी नहीं हूँ। बट ऐसा नहीं है कि एकदम यूट्यूब पे आके हल्ला कर करके एकदम मोटिवेट करना, मतलब वो क्वालिटी नहीं है। मैं सिर्फ पढ़ा सकती हूँ और बाकी सोल्यूशन पे वर्क करना है। द बुक इज वर्थ टू रीड। अप्रैल में 16-17 शायद ऐसे ही कुछ है। अल्टीमेट सोल्यूशन, जितना भी स्कैम हो कुछ हो उस पर तो वर्क हो ही रहा है। अल्टीमेट सोल्यूशन तो पढ़ना ही है। भगवान से यही है कि कुछ मिराकल, कुछ अच्छा करे ताकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है उनको भी एंट्री मिल जाए। अच्छा, 14-15 को है। किसी क्वेश्चन का आंसर अगर कंफ्यूजन है तो सब तरफ से सोच के आंसर बनाना होता है, बट कुछ भी दे दे रहे। ये बुक पढ़ने लायक है, ये मूवी देखने लायक है, और वर्थ वर्ड हमेशा जीरण लेता है। दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग, वर्थ वॉचिंग। ऐसे नहीं बोलते हिमांशु, किसी टीचर के बारे में ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। किसी टीचर के बारे में ना, मतलब आपके गुरु का आपको मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। अभी आप उस पोजीशन, अगर उस पोजीशन में भी आ भी जाते हो ना तो आप, क्योंकि आपने पढ़ा कहीं से भी, आपने पढ़ा तो उन्हीं लोगों से है, तो कभी भी अपने गुरु का मजाक मत उड़ाइए, ठीक है। नहीं बोलना है किसी टीचर के बारे में ना, कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि आप लोग ना बैक एंड में नहीं जानते हो कि चीजें क्या होती है। आप लोग को सामने जो दिखाया जाता है ना, सिर्फ वही दिखता है, ठीक है। कौन टीचर आपके कितने शुभ चिंतक है, कौन क्या कर रहा है, आप लोग को तो सामने वो सब दिख रहा है, बट पीछे क्या चल रहा होता है ना, मैं इस वर्ल्ड में काफी दिनों से हूँ, मैं जानती हूँ। तो किसी टीचर के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। आप स्टूडेंट हो, अपने गुरु का कभी भी अपमान नहीं करना है। इतना पीटूंगी ना रूपक आपको, वो झूठ बोल रहा है, वो सच बोल रहा है, आपको क्या पता है कि पीछे कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, क्या कर रहा है, जब चीजें आप लोग बहुत दूर हो। ओके, ये साइकिल, विशेष साइकिल जो है ना, उससे बहुत दूर हो, आप लोगों को सब चीज पता भी नहीं है। मैं जानती हूँ ना कि इतने दिनों से हूँ, तो आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखना है, टीचर का अपमान बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। दिस मूवी इज, अब एग्जाम में ऐसा एरर आया, बहुत बुरा लगता है, कुछ भी आप लोग टीचर को बोलने लगते हो। क्या जानते हो आपको टीचर के बारे में? टीचर को कभी नहीं बोलना है। टीचर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा वो सब अपना वो कर रहे हैं, अब मिलके ही कुछ ना कुछ करना होगा। एक सेंटेंस आया था ऐसा, द ये 2015 में आया, शायद 2015 या 17 के प्री पेपर में आया, मुझे याद नहीं है।
15 या 17 के पेपर में आया है। द ताजमहल is वर्थ वॉचिंग या वर्थ सीइंग था, ऐसा था, वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट। मतलब ताजमहल है वो देखने लायक इमारत है, ठीक है, ऐसा वाला क्वेश्चन आया। नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है अपने गुरु का। आप लोग के मन में है ना कि जो वीडियो बना रहा है वो बेस्ट है, जो नहीं बना रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे अलग अलग लोगों का टेंडेंसी होता है, कुछ सोल्यूशन पे वर्क करते हैं। अब लगता है ना कि अकेले टीचर, अकेले मैं क्या करूंगी, मैं अकेले थोड़ी एसएससी को हिला के आ जाऊंगी, मेरे को भी टीचर से देखना होगा ना कि बाकी टीचर्स क्या क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि ताजमहल देखने लायक स्मारक है कि मैम आपने तो बोला है कि वर्थ वर्ड के साथ जीरेंड आता है, ठीक है, वर्थ वर्ड के साथ आईएनजी आता है, जीरेंड आता है, तो इसका मतलब ये तो सही है ना। यहाँ भी वर्थ के बाद रीडिंग आया, यहाँ भी वर्थ के बाद वॉचिंग आया, तो वर्थ के बाद जीरेंड आता है, ठीक है। लेकिन ये देख रहे हो ये जीरेंड नहीं है, क्योंकि मॉन्यूमेंट क्या है, यहाँ देखो, यहाँ रीडिंग के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, वॉचिंग के बाद भी नाउन नहीं आ रहा, बट यहाँ सीन के बाद एक मॉन्यूमेंट आ रहा, नाउन। ये मॉन्यूमेंट नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि यहाँ का जो सीइंग है ना, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वर्थ वर्ड कभी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लेता है, वर्थ वर्ड हमेशा जीरंड लेता है, उस जीरंड के बाद कोई नाउन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन को सही कैसे होना चाहिए, ऐसा, द ताजमहल is a monument worth watching, वर्थ वॉचिंग बाद में आना चाहिए, ठीक है, नाउन के बाद आएगा, नाउन के बाद। यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया है, मॉन्यूमेंट नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, बट वर्थ वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लेता है, वर्थ वर्ड जीरेंड लेता है, उस आईएनजी के पहले कोई नाउन वगैरह नहीं चाहिए, एंड दिस इज द एंड ऑफ जीरेंड, ठीक है। मॉन्यूमेंट का मतलब स्मारक बोल रही हूँ ना, माय गॉड, ये हिंदी ही बोल रही हूँ ना, क्या हुआ, नहीं सुनाई दे रहा है, स्मारक, ऐतिहासिक स्मारक, मॉन्यूमेंट, इमारत, इमारत तो अलग होता है, बड़े बड़े इमारत, बिल्डिंग्स और वो सबको बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, चलो अब इन्फिनेटिव पे दिमाग लगाते हैं। एकदम एग्जैक्टली 18 दिन में आपका वर्ब खत्म होगा। आज 15 क्लास है ना, 16, 17, 18 दिन में खत्म होगा। धरोवर भी हो सकता है, हाँ। सेकंड वाला यहाँ पर सीइंग इसलिए नहीं होगा ना, क्योंकि इसके बाद एक नाउन आ रहा है, और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, और वर्थ वर्ड एडजेक्टिव नहीं लेता, वर्थ वर्ड अपने साथ जीरण लेता है, ओके। चलो आ जाओ, अब हम चलते हैं किस पे, हम चलते हैं इन्फिनेटिव पे। जीरण खत्म कर दिया मैं, ठीक है, जीरण खत्म कर दिया। अब हमारा नॉन फाइनाइट में दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, जो इन्फिनेटिव से भी ज्यादा लेंदी है, ठीक है। इन्फिनेटिव में मुझे आपको कॉजेटिव वर्ब भी पढ़ाना है, जिससे भर भर के इस बार सीपीओ में भी एरर आया और एग्जाम में एरर आता है। इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 + V1,
ये तो पढ़ा भी दिया है। और इन्फिनेटिव किसका काम करता है? इन्फिनेटिव नाउन का काम करता है, कई बार बता भी दिया। और नाउन का काम करने के लिए उस इन्फिनेटिव को वाक्य में या तो सब्जेक्ट बनना होगा या तो ऑब्जेक्ट बनना होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनना होगा। जैसे मैंने लिखा टू, ये लिखा है टू लर्न या टू कर्ब वॉयलेंस, to curb violence, the area was put under सर्विलांस। हिंसा को कंट्रोल करने के उद्देश्य से एरिया को निगरानी में रखा गया। ठीक है, निगरानी में रखा गया। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट मेन है, ये मेन सब्जेक्ट। और आप बोलोगे कि मैम ये टू कर्ब सब्जेक्ट कैसे होगा? 2 + V1 ये इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव भी वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है। और ये वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये वाला क्वालिफायर है। ओके, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है ना। टू कर्ब, क्या कर्ब करना? वॉयलेंस, हिंसा रोकने के उद्देश्य से एरिया को सर्विलांस में रखा गया। ठीक है, तो इन्फिनेटिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है। देखा मैंने, he doesn't wish to go, वो नहीं जाना चाहता था। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, ये तो आपका वर्ब हो गया। और ये आपका इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। यहाँ वैसे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही है। अगर मुझे इसको ऑब्जेक्ट बनाना हो ना, तो मैं लिख सकती थी he wishes या he likes to paint, उसको पेंट चाहिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। पर्पस बता रहा है। हाँ, तो इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। ओके, अब देखो, ही टू कर्ब वायलेंस, वायलेंस का, हिंसा को कंट्रोल करने के उद्देश्य से ही विशेस टू गो, ये सब इन्फिनेटिव। चलो ये वाला लिख लिया। अब थोड़ा सा बेयर इन्फिनेटिव वैसे तो मैंने बता ही दिया है, बट यहाँ पे थोड़ा और कर लेते हैं। 2 तरह का इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, एक इन्फिनेटिव होता है 2 + V1, कल मैंने वैसे बता दिया था। और एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है इन्फिनेटिव का सेंस दे रहा है, बट उसके साथ टू नहीं लगा, विदाउट टू। ठीक है, विदाउट टू। कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक है, कल मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। आई हेल्प्ड हिम टू पेंट द हाउस। मैंने उसको घर पेंट करने में मदद की। क्या करने में? घर पेंट करने में। और आई हेल्प्ड हिम पेंट द हाउस। मैंने उसको पेंट करने में, कल हमने ये एग्जाम्पल किया था। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये दोनों इन्फिनेटिव है, बट ये टू के साथ वाला इन्फिनेटिव है और ये बेयर वाला है।
स्टूडेंट्स ऐसे ही रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सेंटेंस जब एग्जाम में ऊपर वाला आता है ना, तो बच्चों को गलती नहीं लगता है कि चलो आई हेल्प्ड हिम टू पेंट तो हो गई। लेकिन जब ये वाला आ जाता है आई हेल्प्ड हिम पेंट द हाउस, तो उनको लगता है कि मैम यहाँ पे गलती है, आई हेल्प्ड हिम टू लगना चाहिए, टू पेंट। हेल्प्ड वर्ड टू के साथ वाला भी इन्फिनेटिव लेता है, और ये भी सही है, ये भी सही है। ये मैं अभी आपको करवाऊंगी इन्फिनेटिव चैप्टर में कि कौन बेयर लेता है, कौन टू के साथ वाला लेता है, ठीक है। पहले तो मैं इन्फिनेटिव का थोड़ा टेंस बताऊं, उसके बाद हम इन्फिनेटिव पे चलेंगे। बस अभी इतना समझ जाइए कि इन्फिनेटिव क्या होता है, नाउन होता है। अब बोलोगे मैम जीरेंड भी तो नाउन होता है, तो जीरेंड आईएनजी फॉर्म में होता है और इन्फिनेटिव V1 फॉर्म में होता है, ठीक है। और इन्फिनेटिव नाउन होता है, और नाउन है तो इसका काम है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करना। और दो तरह का इन्फिनेटिव होता है, एक टू के साथ V1 वाला, और एक बेयर इन्फिनेटिव भी होता है। बेयर इन्फिनेटिव मतलब वो भी नाउन का सेंस ही देता है, बट उसके साथ टू नहीं लगा है, ठीक है, उसके साथ टू नहीं लगा है। अब आ जाओ, अब ध्यान से चीजों को सुनना है। ये तो इसके पहले भी मैंने बहुत बार समझा दिया। अब हम इन्फिनेटिव का टेंस करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये सब बहुत जरूरी है। ओके, मैंने लिखा he wishes to admire और एक मैंने लिखा he wishes to be admired। इसको बहुत इजी वे में आपको समझा रही हूँ, ज्यादा रूल्स लिखूंगी तो कंफ्यूज होने लगो। अब मेरे को बताओ कि क्या डिफरेंस है दोनों सेंटेंस में। बट के साथ बेयर इन्फिनेटिव आता है, क्या डिफरेंस लग रहा है? यहां तक तो सेम है, यहां तक तो सेम है, और प्रेजेंट टेंस में जा रहा है ही विशेस। क्या दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? टू एडमायर और टू बी एडमायर्ड, ये भी इन्फिनेटिव ही है, ये भी इन्फिनेटिव ही है, और ये भी इन्फिनेटिव है। देखो, टू के बाद V1 आया, और फिर टू के बाद B आया, और B भी तो वर्ब का V1 फॉर्म ही होता है ना, 2 + B1, ये भी तो वर्ब का V1 फॉर्म ही होता है, ठीक है। और फिर इस B के बाद ING भी आ सकता है, और इस B के बाद V3 भी आ सकता है। और आपको जब मैं मॉडल वर्ब पढ़ा रही थी तो बताया था ना कि B के बाद ING आ गया तो वो एक्टिव है, और B के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ गया तो वो पैसिव है, वो पैसिव है। यहाँ पे ना अभी यहाँ पे एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, कहीं पे भी का एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो वो चाह रहा है, ठीक है, वो चाहता है, अभी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है इंद्रनील, अभी एक्शन इज नॉट कंप्लीटेड। बस याद रखो ना, ही विशेस टू एडमायर, ही चाहता है कि वो किसी और की प्रशंसा करे, तो ये सेंटेंस एक्टिव में है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हिम लिख देती ना तो आपका काम आसान हो जाता। ही विशेस टू एडमायर हिम, ही जो चाहता है, ही चाहता है ना, किसी गर्ल को लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ही चाहता है कि वो हर की प्रशंसा करे, तो यहाँ पे काम ही कर रहा है ना, ही काम करेगा ना, हर की तारीफ करेगा, तो ये सेंटेंस आपका इन्फिनेटिव का एक्टिव वॉइस में। हर लिख देती तो आपका काम आसान हो जाता, लेकिन मैंने नहीं लिखा, फिर भी अंडरस्टूड है कि ही किसी और व्यक्ति की प्रशंसा करना चाहता है। बट यहाँ पे देखो, ही विशेस टू बी एडमायर्ड, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर देती तो आपका काम आसान हो जाता। ही जो है हर की तारीफ करना चाहता है तो एक्टिव है, और मैं बाय लगा देती ना, ही विशेस टू बी एडमायर्ड बाय हर, यहाँ भी आपका काम आसान हो जाता। आप बाय देखते और बोलते हैं मैम ही चाहता है ना कि हर के द्वारा उसकी प्रशंसा हो, तो आपको फटाक से पता चल जाता है कि मैम इन्फिनेटिव तो ये भी है, लेकिन ये पैसिव वॉइस में बाय वगैरह लग जाता है तो काम आसान हो जाता है। लेकिन अगर जरूरी नहीं है कि पैसे बनाने के लिए बाय लगाएंगे, अगर हम बाय नहीं भी लगाते, यहाँ हर नहीं भी लगाते ना, अंडरस्टूड है, ही चाहता है कि वो किसी और की प्रशंसा करे, और यहाँ ही चाहता है कि
उसकी प्रशंसा हो किसी और के द्वारा, किसी और के द्वारा, तो ये इन्फिनिटिव जो है ना, और दोनों सेंटेंस किस में जा रहा है, दोनों सेंटेंस जा रहा है सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में जा रहा है। इसको पास्ट मत समझना, ये बी के बाद जो V3 आता है ना वो पास्ट नहीं होता, पास्ट तो V2 होता है, ये तो V3 है, और ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है। बट डिफरेंस क्या है कि प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में भी सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में याद रखना कि टू के साथ V1 लगा रहे तो समझ जाना कि वो एक्टिव वॉइस, ठीक है, और प्रेजेंट टेंस में टू लगाकर फिर बी लगाकर फिर थर्ड फॉर्म लगा रहे तो समझ जाना कि वो पैसिव है। अगर बाय नहीं भी लगा है, बाय लग जाएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। बी के बाद अगर थर्ड फॉर्म कहीं लगा हुआ दिख रहा है, टू के बाद बी लगाकर थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है वो पैसिव है। और यहाँ तो 2 + V1, यहाँ तो कहीं थर्ड फॉर्म का सवाल ही नहीं है, तो ये एक्टिव है। दोनों का टेंस प्रेजेंट है। वो चाहता है कि वो किसी और की प्रशंसा करे, और वो चाहता है कि किसी और के द्वारा उसकी प्रशंसा हो, है तो दोनों प्रेजेंट टेंस ही, बट ये एक्टिव है इन्फिनिटिव का, ये पैसिव। मेरे को बताओ इतना दूर क्लियर है? यहाँ पे पहला वाला सेंटेंस में ही कुछ काम करेगा, दूसरे की जाके तारीफ करेगा, और नीचे वाले में ही बैठा रहेगा, कोई और आके उसके सामने उसकी तारीफ। इतने दूर क्लियर है? ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी, सेंटेंसेस दूंगी और भी क्लियर हो जाएगा। इतना दूर क्लियर, ठीक है। अब एक ये आता, अब मैं और एक देती हूँ, पहले आप इसको लिख लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में 2 + V1 इन्फिनिटिव का एक्टिव वॉइस में जाता है, और 2 + B + V3 पैसिव वॉइस में जाता है। क्लियर है? ओके। रुको, कहाँ चला गया? अब दूसरा नीचे लिखो। या he admits to have arrested, ठीक है, अब मैं परफेक्ट मिला रही हूं, और उसने स्वीकार किया, और he admits to have been arrested। अब दोनों सेंटेंस में डिफरेंस बताओ, दोनों सेंटेंस के बीच का डिफरेंस बताओ। उसने स्वीकार किया, और आपको मैंने जब एक्टिव पैसिव पहचानने का तरीका बताया था तो बताया था ना, 2 के साथ V1 आ गया, ये भी इन्फिनिटिव ही है, 2 के साथ V1 आ गया, इन्फिनिटिव ही है, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म लग गया तो सेंटेंस एक्टिव है, और हैव के बाद बीन लगाकर थर्ड फॉर्म आया तो ये सेंटेंस पैसिव, इन्फिनिटिव का पैसिव है, ठीक है, पैसिव है, पैसिव है। अब थोड़ा सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। इस सेंटेंस में क्या है, ही स्वीकार कर रहा है एक्टिव वॉइस में कि उसने किसी को अरेस्ट किया, ही ने एडमिट किया कि हाँ हाँ मैंने उसको अरेस्ट किया है, कोई पुलिसमैन होगा, वो स्वीकार कर रहा है कि उसने उसको अरेस्ट किया। लेकिन यहाँ पे ही एडमिट कर रहा है कि उसको अरेस्ट किया गया, ही ने स्वीकार किया कि उसने किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, उसे पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया, बट यहाँ ही किसी और को अरेस्ट कर रहा है,
ठीक है। तो लेकिन सेंटेंस का टेंस परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब काम हो चुका है। ओके, काम हो चुका है, काम हो चुका है, स्वीकार किया, तो ये सेंटेंस एक्टिव है। तो अगर हम परफेक्ट टेंस देखें, परफेक्ट टेंस में इन्फिनेटिव का मतलब क्या है? जैसे टू प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गया ना, टू प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, दैट इज एक्टिव। और टू के बाद इन्फिनेटिव है तो टू तो लगाना ही है, टू प्लस हैव प्लस बीन लगा के थर्ड फॉर्म आ गया, तो ये सेंटेंस पैसिव। एक बार मैं फिर से बताऊंगी, आप पहले इसको लिखो, फिर से बताऊं। आप बोलोगे कि मैम पिछला वाला सेंटेंस में भी तो एक एक्टिव था, दूसरा पैसिव था, यहाँ भी तो एक एक्टिव है, दूसरा पैसिव है, बट पहला वाला का टेंस सिंपल प्रेजेंट था, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में था, और ये वाला का टेंस परफेक्ट में है। परफेक्ट का मतलब होता है कि काम हो चुका है। कल मैं जो इन्फिनेटिव का परफेक्ट टेंस बता रही थी ना, यहाँ पे मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और ये मतलब ऐसे वाले क्वेश्चंस को ना हम टफ क्वेश्चंस के कैटेगरी में डाल सकते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो रंग कर देंगे। एक बार मैं फिर से लिखूंगी। ठीक है, ओके, चलो एक बार मैं आपको फिर से लिख पाऊं, सेंटेंस से और भी अच्छा से क्लियर हो जाए। अब आप बोलोगे कि मैम आपने प्रेजेंट टेंस में लिखवाया था, सिंपल प्रेजेंट में, आपने जब प्रेजेंट टेंस में लिखवाया था, लिखवाया, और एक है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है काम कंप्लीट है, परफेक्ट नाम इसका इसीलिए पड़ा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में काम इनकम्प्लीट होता है, काम अभी हुआ नहीं है, और परफेक्ट टेंस में काम हो चुका है, ठीक है। इन्फिनेटिव में का परफेक्ट टेंस ही एक ऐसा टेंस होता है जहां पे काम हो चुका है। ओके, अब देखना सेंटेंस, अब मैंने लिखा जैसे एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में पहला वाला सेंटेंस में लिखा था ना, ही विशेस टू गो, ठीक है, टू प्लस V1। उसी तरह परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या था, टू, क्योंकि परफेक्ट है ना, परफेक्ट का मतलब ही होता है हैज प्लस V3 या हैड प्लस V3 या हैव प्लस V3। तो आप बोलोगे कि मैम तब फिर आप हैज और हैड क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि टू के बाद हैज नहीं आता है, टू के बाद हैड नहीं आता, टू के बाद वर्ब का V1 फॉर्म आता है, इसीलिए मैंने टू प्लस हैव प्लस V3 लगाया, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैम ये भी तो एक्टिव वॉइस में है, टू प्लस V1, और ये भी तो एक्टिव वॉइस में, बट डिफरेंस क्या है कि ये एक्टिव वॉइस का सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे काम इनकम्प्लीट है। जब भी सिंपल प्रेजेंट आ गया ना, काम इनकम्प्लीट है, और ये भी तो एक्टिव वॉइस है बट ये परफेक्ट का है, इसका मतलब है कि काम कंप्लीट है, काम कंप्लीट है। अब आ जाओ पैसिव, अब हम पैसिव में आते हैं। पैसिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने टू प्लस बी प्लस V3 करवाया, और परफेक्ट के पैसिव में क्या करवाया, परफेक्ट के पैसिव में करवाया टू प्लस हैव प्लस बीन, बीन लगा के थर्ड फॉर्म लगा। तो आप बोलोगे मैम दोनों तो पैसिव है, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये पैसिव सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है। सिंपल प्रेजेंट जब भी इन्फिनेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, जब भी इन्फिनेटिव का सिंपल प्रेजेंट में हो, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, काम इनकम्प्लीट है, लेकिन यहाँ पे काम कंप्लीट। आप इतना लिखिए, आधा आपको सेंटेंस के थ्रू समझ में आ जाए, राइट। लिखिए इसको, कमेंट बॉक्स में अपने दिमाग लगा रहे। जितना भी बच्चों ने मुझे को सिलेक्शन दिया है ना, मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी का नाम मैं नहीं जानती, या तो वो रिकॉर्डेड देखते होंगे या पढ़ते समय कमेंट करते ही नहीं हो। अब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी।
हैज नहीं होता है, टू के साथ V1 यूज होता है, और इन्फिनिटिव का सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। ओके हाँ, चलो ये लिख लिया, अब सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा। यही सब है यहाँ पे, इतना सॉरी टफ लिख के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, ठीक है। ओके, आप ये सब मत देखो, जो मुझे ना मेन काम का लिखवाना था मैंने लिखवा दिया, ये सब मत देखना, ठीक है। ये भी तो बोलोगे मैम यहाँ भी तो V3 लगा है, पैसिव है, यहाँ भी हैव प्लस बीन लगा के ये भी पैसिव है, दोनों पैसिव है, ठीक है, दोनों पैसिव है, बट डिफरेंस है ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है और ये परफेक्ट का पैसिव है। ये सब छोड़ो, ये सब मत देखिए, आप सेंटेंस देखिए, सेंटेंस देखिए। मैं सेंटेंस में ऑप्शन दे रही हूँ, द थीफ एडमिटेड टू हैव बीन अरेस्टेड, और एक ऑप्शन दे रही हूँ, एक ऑप्शन ये दे रही हूँ, और एक ऑप्शन ये दे रही हूँ, द थीफ एडमिटेड टू हैव अरेस्टेड। अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन होगा। एक ऑप्शन ये भी दिया आपको, द थीफ एडमिटेड टू हैव बीन अरेस्टेड, और एक है द थीफ एडमिटेड टू हैव अरेस्टेड। अरे ही विशेस टू बी गॉन नहीं होगा, उसका पैसिव थोड़ी बनेगा, ही खुद ही जाना चाहता है ना, उसका पैसिव कहाँ से बनाना। अब मेरे को डिफरेंस बताना, ठीक है, मेरे को डिफरेंस बताना। अच्छा, लास्ट वाला सेंटेंस मत लिखना, ठीक है, लास्ट वाला का मैंने ऑप्शन यहीं पे डाल दिया। और रुको, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, इसको मैं लिख के बताती हूँ, लिखूंगी ना तो फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्लाइड में तो खैर ऐसे ही लेके आ जाती हूँ, बट लिख के भी बताती हूँ। द थीफ एडमिटेड टू हैव अरेस्टेड, और एक ऑप्शन में टू हैव अरेस्टेड, और एक ऑप्शन में टू हैव बीन अरेस्टेड, एक ऑप्शन में है लास्ट ईयर चोर को, ठीक है, और दूसरा लिखा मैंने, द पुलिस एडमिटेड टू हैव arrested या to have been arrested the thief। चलो मेरे को बताओ सेंटेंस, दोनों मतलब काम हो चुका है कि पुलिस ने चोर ने स्वीकार किया। देखो ये सेंटेंस परफेक्ट है, मतलब टेंस परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस है ना, टू प्लस हैव प्लस V3 परफेक्ट है, बट ये परफेक्ट का एक्टिव वॉइस, आपको मैंने बताया भैया कि हैव के बाद V3 लग गया तो एक्टिव वॉइस, लेकिन यही हैव के बाद बीन लगा के V3 लगाओ तो ये पैसिव, और ये सेंटेंस परफेक्ट है क्योंकि लास्ट ईयर मतलब चोर की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसलिए तो चोर स्वीकार कर रहा है ना, चोर स्वीकार कर रहा है कि मेरे को गिरफ्तार किया गया, मैंने बाय द पुलिस नहीं लगाया, काम हो चुका है, तो हमें परफेक्ट रखना है। लेकिन परफेक्ट तो दोनों है, हमारा सेंटेंस क्या जाएगा, एक्टिव जाएगा कि या पैसिव जाएगा। थीफ ने स्वीकार किया, टू हैव अरेस्टेड, इसका मतलब है कि थीफ ने किसी को गिरफ्तार किया, चोर जाके किसी को थोड़ी गिरफ्तार करेगा, चोर गिरफ्तार होगा, अरेस्ट होगा पुलिस के द्वारा, तो ये सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए, तो ये हो, और काम हो चुका है गिरफ्तारी, तो परफेक्ट टेंस में जाओ, ये नहीं पैसिव में जाए। लेकिन हाँ, थीफ को, पुलिस के द्वारा थीफ को अरेस्ट किया गया। द पुलिस एडमिटेड, पुलिस ने स्वीकार किया कि हमने चोर को पकड़ा है, इसका मतलब है कि पुलिस ने स्वीकार किया, मतलब काम पुलिस ने किया है ना,
इसका मतलब है पुलिस डूअर है और पुलिस एक्टिव है, और जब हमारा डूअर एक्टिव है तो सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में जाना चाहिए। पुलिस ने स्वीकार किया कि हमने पकड़ा है, पुलिस को चोर के द्वारा थोड़ी पकड़ा गया, तो ये सेंटेंस जाएगा एक्टिव में। ठीक है, यहाँ पुलिस ने काम किया चोर को गिरफ्तार करने का काम, और यहाँ चोर ने कोई काम नहीं किया, पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया। ठीक है, इतना दूर क्लियर है? अभी मैं प्रेजेंट वाला भी आपको एग्जांपल दूंगी, अभी तो मैंने परफेक्ट वाला दिया है। यहाँ पे काम हो चुका है, बस याद रखना ना, इन्फिनिटिव का जब भी परफेक्ट टेंस आ गए, हैव प्लस टू प्लस हैव प्लस V3 भी परफेक्ट होता है, और टू प्लस हैव प्लस बीन लगा के V3 भी परफेक्ट होता है। दोनों परफेक्ट है, बट एक एक्टिव वॉइस में और एक पैसिव वॉइस में। चाहे एक्टिव वॉइस में हो चाहे पैसिव वॉइस में हो, काम हो चुका है, हो चुका है। ठीक है, अब ये हो चुका है, अब आपको सिंपल प्रेजेंट वाला करवाती हूँ। I have some questions to discuss। ये इन्फिनिटिव का सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और ये भी इन्फिनिटिव का टू बी डिस्कस्ड भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अभी यहाँ पे काम नहीं हुआ, मेरे को कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करवाने हैं, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इन्फिनिटिव का परफेक्ट में काम हो चुका है, बट सिंपल प्रेजेंट में काम नहीं हुआ, मैंने अभी डिस्कस नहीं है किया, मेरे को करवाना है, और ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि 2 प्लस V1 एक्टिव वॉइस में है, और 2 प्लस B प्लस V3 ये पैसिव वॉइस। हमें डिसाइड करना है कि हमें एक्टिव जाना है या पैसिव। The questions to discuss या to be discussed were difficult। अभी यहाँ पे काम हुआ नहीं है, अभी मेरे को क्वेश्चन डिस्कस करना है, और दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इनकम्प्लीट है, परफेक्ट में कंप्लीट होता है। देखो, मेरे को कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, तो यहाँ पे काम मैं करूंगी ना, मैं एक्टिव हूं, मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, तो एक्टिव वॉइस में जाएगा, ये होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। अब देखो, क्वेश्चन अपने आप ऐसे लगा दो, क्वेश्चन अपने, मैं तो एक पर्सन हूँ, लिविंग थिंग हूँ, मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी, लेकिन क्वेश्चन तो नॉन लिविंग थिंग है, और क्वेश्चन तो अपने आप डिस्कस नहीं होगा ना। अंडरस्टूड है कि क्वेश्चन किसी के द्वारा डिस्कस किया जाएगा, तो ये तो एक्टिव है, हमें तो पैसिव लेना है। जो क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाना है किसी और के द्वारा, अपने आप तो होगा नहीं, तो वो पैसिव पैसिव पैसिव। ओके, इतना भी ये डिफिकल्ट नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। टू बी डिस्कस्ड होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिख लिया होगा, ये वाला क्वेश्चन मैंने एग्जाम का लिया, पुअर वाला। ओके, ही इज पुअर वाला। ओके, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, और नहीं अगर पता हो ना, तो आप बोलचाल में तो लगेगा कि सही है। ऐसा था, ही इज पुअर नाउ, he is poor now, but he appears
be rich in the past. अगर मैं पास्ट नहीं भी लगाती, ओके, अगर मैं पास्ट नहीं भी लगाती फिर भी अंडरस्टूड है। अब देखो जरा सेंटेंस देखना, जरा हमारा सेंटेंस देखना, ही इज पुअर नाउ, ठीक है, अभी वो गरीब है, बट ऐसा प्रतीत हो रहा है ना कि पहले वो अमीर था। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नो एरर लगेगा। अब मुझे बताओ, ये बताओ कि ये क्या है, इन्फिनिटिव का टेंस भी बताना। ये रिच तो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, ये इन्फिनिटिव है 2 + v1, ये इन्फिनिटिव है 2 + v1 इन्फिनिटिव है, और ये इन्फिनिटिव का कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट में। ऐसा प्रतीत हो रहा है ना कि एक समय में 2 + b सिंपल प्रेजेंट है, इन्फिनिटिव का सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आप मुझे बताओ कि पहले तो मुझे बताओ सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस है, इस सेंटेंस को पहले मुझे बता दो, एक्टिव होना चाहिए या पैसिव होना चाहिए। अभी वो गरीब दिख रहा है बट एक समय में वो अमीर हुआ करता था। पहले मुझे बस एक लाइन बताओ कि इस सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव। एक्टिव जाना चाहिए ना, अभी वो गरीब है बट एक समय में वो अमीर हुआ करता था, तो इस सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए। और एक्टिव में हमने क्या पढ़ा है, 2 + v1 पढ़ा है, ठीक है, 2 + v1 पढ़ा है एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ओके। और पैसिव में हमने क्या पढ़ा है, 2 + have + v3, एक्टिव में हमने एक्टिव, इतना तो हमें पता चल गया कि सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए। अभी वो अमीर है, गरीब है, बट एक समय में वो अमीर हुआ करता था, ठीक है, उसके बारे में कही जा रही है, कोई और आकर उसको गरीब अमीर नहीं कर रहा, सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए। 2 + v1 भी एक्टिव है और 2 + have + v3 भी एक्टिव है। हैव के बाद बीन लगा के v3 जाओगे तब पैसिव होगा। दोनों एक्टिव है बट दोनों का टेंस अलग है। ये सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है और ये जा रहा है परफेक्ट में, परफेक्ट में जा रहा है, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है, ये परफेक्ट में जा रहा है। और जब इन्फिनिटिव का सिंपल प्रेजेंट टेंस हो ना तो काम इनकम्प्लीट है, और जब इसका परफेक्ट टेंस आ गया तो काम कंप्लीट है। अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे काम कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। यहाँ पे काम कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट होना चाहिए ना। अभी वो गरीब दिख रहा है बट एक समय में वो अमीर रह चुका था, उसका अमीर होने का काम हो चुका था, अमीर होने का काम हो चुका था। तो ये तो एक्टिव वॉइस है, बट ये एक्टिव वॉइस में 2 + v1, बी भी तो वर्ब का 2 + v1 में तो काम इनकम्प्लीट है, ठीक है, एक्टिव वॉइस है दोनों, बट 2 + v1 में इनकम्प्लीट होता है ना। बट यहाँ तो सेंस क्या जा रहा कि काम कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे 2 भी नहीं होगा, क्या होगा, 2 + have + v3, ही अपीयर्स टू हैव, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगा और बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। टू हैव बीन रिच मतलब पहले वो अमीर रह चुका है, अब जाके वो गरीब। अपीयर्स को नहीं करेगा, अरे इसके साथ छेड़छाड़ थोड़ी करो, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, ये तो फाइनाइट वर्ब है, इसके साथ नहीं करना। पहले वो गरीब था, अभी वो गरीब है, बट ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे प्रतीत अभी हो रहा है कि वो पास्ट में जरूर अमीर था, ठीक है। तो इसको अपीयर्ड नहीं करोगे, इसको साथ छेड़छाड़ नहीं करो। मेरे को अभी उसको देख के ऐसा लग रहा है ना कि जरूर वो पहले अमीर था, ठीक है, कंप्लीट का सेंस दे रहा है। तो ये सब पे थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे ऐसे ना स्पोकन इंग्लिश में तो लगेगा अभी तो वो गरीब है, लेकिन ही अपीयर्स टू बी रिच। टू बी इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव का सिंपल प्रेजेंट टेंस है। टू बी में अभी काम हुआ नहीं है, लेकिन सेंस के अनुसार इसमें तो काम हो चुका है, तो इसको तो परफेक्ट मत डालोगे, 2 + have + v3। अब दिमाग में ये आ रहा होगा बच्चों को कि मैम आपने तो बोला है 2 + have + 2 have + been, ये कहाँ से एक्टिव हो गया, ये एक्टिव ही है,
2 प्लस हैव प्लस V3 एक्टिव है। ये पैसिव तब होता है ना जब इस बीन के बाद थर्ड फॉर्म आता, तब हम पैसिव मानते। बट यहाँ बीन के बाद 2 प्लस हैव प्लस बीन के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आया, रिच आ गया, टू हैव बीन रिच। रिच एडजेक्टिव है। कैसे नहीं पता चलेगा, सेंस देखना है। अभी गरीब है बट ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में पहले वो अमीर रह चुका है, अमीर होने का काम हो चुका है, तो इसको इनकम्प्लीट एक्शन में नहीं डालोगे, कंप्लीट एक्शन में डालोगे। कंप्लीट एक्शन में डालने के लिए परफेक्ट डालना होगा, 2 प्लस हैव प्लस V3। ओके, अभी तो पॉजिटिव वर्ब बचा है। ओके, जैसे ऐसा क्वेश्चन भी एक दे रही, he denied to steal the money। डिनाई का मतलब, हाँ, उसने नकार दिया कि उसने पैसे चुराए हैं। देखो, डिनाई वर्ड का मतलब होता है ना, डिनाई का मतलब होता है किसी चीज के लिए नकार देना। नकारना मतलब मना करना। जैसे मतलब डिनाई वर्ड का मतलब है कि खंडन करना, मना करना, कि आपने मतलब आप पे कोई इल्जाम लगाया जा रहा है और आप मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, इसका मतलब है कि काम हो चुका है। उसने डिनाई किया कि मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। ठीक है, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। अब ये भी इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव है और प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, इन्फिनिटिव का, और ये आपका इनकम्प्लीट एक्शन है। इनकम्प्लीट मैंने आपको बताया है ना, 2 प्लस V1, और एक तो एक्टिव वॉइस में जाएगा, पैसा उसने चुराया है तो एक्टिव वॉइस में। 2 प्लस V1 ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, और 2 प्लस हैव प्लस V3, हैव के तुरंत बाद V3 आ गया तो वो भी एक्टिव वॉइस है और कंप्लीट एक्शन। अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे एक्शन कंप्लीट है? नॉन फाइनाइट वर्ब में थोड़ा सा, उसीलिए बहुत सारे टीचर इसको एडवांस वर्ब बोल देते। कंप्लीट है। उसने नकार दिया कि उसने पैसे चुराए हैं, उसने मना कर दिया कि मैंने पैसे नहीं चुराए। ठीक है, इसका मतलब है कि पैसे चुराने का काम हो चुका है। इनकम्प्लीट में नहीं रखेंगे। ही डिनाइड टू हैव स्टोलन द मनी, हैव के बाद V3, टू हैव स्टोलन। कंप्लीट है, कंप्लीट है। कल मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था। ठीक है, कल मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था, आई रिमेंबर टू मीट हिम। ठीक है, और फिर मैंने लिखा था आई रिमेंबर मीटिंग हिम। यही मैं कल आपको करवा रही थी। और फिर मैंने लिखा आई रिमेंबर टू हैव मेट हिम। तीनों सेंटेंस सही है। ठीक है, तीनों सेंटेंस सही है, बट तीनों का सेंस अलग है। ये देखो जरा, ये टू मीट, ठीक है, ये है 2 प्लस V1 और एक्टिव वॉइस में ही जा रहा है, क्योंकि मैं याद कर रहा हूं कि मेरे को उससे मिलना है। मिलने तो मैं जाऊंगा ना, मैं काम करूंगा, तो सारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। ये 2 प्लस V1 है और ये 2 प्लस हैव प्लस V3 है। ठीक है, 2 प्लस हैव प्लस V3। अब मुझे बताओ, सेकेंड सेंटेंस को छोड़ो, मुझे पहला और तीसरा सेंटेंस में डिफरेंस बताइए। पहला और तीसरा सेंटेंस में क्या डिफरेंस? पहला और तीसरा सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? आई रिमेंबर टू मीट हिम। टू मीट में एक्शन इनकम्प्लीट है। अभी मैं मिला नहीं हूं, मेरे को उससे मिलना है।
ओके, 2 + V1 में एक्शन इनकम्प्लीट होता है और हाफ प्लस V3 आ गया ना, हाफ प्लस 2 + हाफ प्लस V3 का मतलब ही होता है परफेक्ट। इसका नाम परफेक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि काम परफेक्टली हो चुका है। यहाँ पे एक्शन कंप्लीट, ठीक है, यहाँ पे एक्शन कंप्लीट है, दोनों इन्फिनेटिव ही है, दोनों, ये भी इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव का परफेक्ट टेंस है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और इन्फिनेटिव का सिंपल प्रेजेंट टेंस में काम इनकम्प्लीट है और यहाँ पे हो चुका है। दोनों सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? आई रिमेंबर, मुझे याद है कि मेरे को उससे मिलना है। अभी मैं उससे मिला नहीं हूँ, यस यस, मुझे याद है कि मुझे आज उससे मिलना है, ठीक है, लेकिन मुझे याद है कि मैं उससे मिला था। इसका मतलब है यहाँ पे ना आप ऑलरेडी मिल चुके हो। जैसे आप किसी से 1 हफ्ते पहले मिले थे और आज आप किसी को बोल रहे हो यस यस मुझे याद है कि मैं उससे 3 हफ्ते पहले मिला था। मिला था मतलब मिलने का काम हो चुका है, बट यहाँ पे नहीं हुआ। ये तो क्लियर हो गया। अब देखो, इन्फिनेटिव का सिंपल प्रेजेंट टेंस में इनकम्प्लीट होता है और परफेक्ट में कंप्लीट है। अब बोलोगे कि मैम ये क्या है? ये जीरेंड है और जीरेंड में भी काम कंप्लीट है। मुझे याद है, उससे मिलना मेरे को याद है। आई रिमेंबर, मुझे याद है कि मैं उससे मिला था। जीरेंड में तो काम कंप्लीट है। याद है, मुझे याद है कि मैं उससे मिला था, तो जीरेंड में भी काम कंप्लीट और इन्फिनेटिव का परफेक्ट में काम कंप्लीट। इन्फिनेटिव का इनडेफिनिट में काम कंप्लीट नहीं है। अब हाँ, हाँ, जीरेंड भी लगा सकते हो नवनीत। जीरेंड इन्फिनेटिव डिनाई के साथ आप जीरेंड भी लगा सकते हो, लेकिन अगर इन्फिनेटिव लगाओगे तो परफेक्ट वाला, परफेक्ट वाला। ओके, देखो, आई डिनाई डूइंग द वर्क, मैंने डिनाई कर दिया कि मैंने इस काम को नहीं किया, ठीक है, ये तो यहाँ पे वो लगा दिया, जीरेंड लगा दिया। और आई डिनाई टू हैव डन द वर्क, यहाँ भी काम कंप्लीट। आई डिनाई, मैंने डिनाई किया कि मैंने इस काम को नहीं किया है, तो ये भी तो परफेक्ट है। यहाँ 2 + V1 मत लगाना, 2 + V1 में काम इनकम्प्लीट है, बट जीरेंड और इन्फिनेटिव का परफेक्ट में काम कंप्लीट है। हाँ, ही डिनाइड स्टीलिंग द बुक, उसने डिनाई किया कि मैंने इस बुक को नहीं चुराया, ठीक है, जैसे ऐसे भी लिख सकते हो ना, ही डिनाइड, दोनों करेक्ट, उसने मना कर दिया, ही डिनाइड स्टीलिंग द बुक, उसने उस बुक को नहीं चुराया, यहाँ भी काम कंप्लीट है, जीरेंड में तो कंप्लीट है ही। और ऐसा आ गया, ही डिनाइड टू स्टील आ गया, और एक जगह आ गया टू हैव स्टोलन आ गया, टू हैव स्टोलन आ गया, तो कौन सा करेक्ट है? चलिए बताइए। डिनाई का मतलब उसने मना कर दिया कि उसने बुक नहीं चुराया था, इसका मतलब है काम हो चुका है ना, तो हैव स्टोलन होगा, हैव स्टोलन। कल मैंने आपको जो सेंटेंस दिया था आई रिमेंबर वाला, उसमें तो दोनों जाएगा, लेकिन क्वेश्चन वैसा नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा, आई रिमेंबर टू मीट या टू हैव मेट हिम लास्ट नाइट, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अगर मैं लास्ट नाइट नहीं लिखती ना, तो दोनों जा सकता था करेक्ट। मुझे याद है कि मेरे को उससे मिलना है और मेरे को याद है कि मैं उससे मिल चुका हूं, तो दोनों करेक्ट है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं देंगे ना, एग्जाम में कुछ ना कुछ तो क्लियर करेंगे। इन्होंने लास्ट नाइट लगा दिया कि मुझे याद है कि मैं उससे पिछली रात मिला था, मिलने का काम हो चुका है, तो इसको लगा, ये नहीं लगा। तो यही इन्फिनेटिव का टेंस वाला पार्ट है, तो ये सब थोड़ा याद रखना है। एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो को, बस इन्फिनेटिव वाला पार्ट देख लीजिएगा। अब फाइनली कल हम इन्फिनेटिव का वो करेंगे, यूजेस करेंगे, यूजेस याद रखो, जहां काम हो चुका है ना वहां परफेक्ट लगाना। परफेक्ट का मतलब ही है काम खत्म, परफेक्टली काम हो गया है।
जीरेंड कंप्लीट है। स्विमिंग इज गुड, अक्सर हम स्विम करते हैं, स्विमिंग अच्छा है। कल, आज तो टाइम हो गया, कल हम लोग इन्फिनेटिव का यूजेस करेंगे। मैंने टेंस वाला पार्ट पढ़ा दिया, अब हम इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, ठीक है। और मुझे पूरा ट्यूसडे को ये खत्म हो पाएगा, बता रही हूँ। क्यों बीच में एक दिन छुट्टी आपकी हो जाएगी ना, मैं क्योंकि इन्फिनेटिव में ना पॉजिटिव वर्ब भी पढ़ाना है। कुछ को लगेगा कि कभी पॉजिटिव वर्ब का मैंने नाम नहीं सुना है, लेकिन पॉजिटिव वर्ब से इस बार सीपीओ में एरर आया है, ठीक है। आज मैंने आपको इन्फिनेटिव का टेंस वाला पार्ट पढ़ाया, मतलब एक्टिव पैसिव वाला, और कल हम लोग इन्फिनेटिव का यूजेस करेंगे, ठीक है। इन्फिनेटिव का कल मैं आपको यूजेस करवाऊंगी, और परसों इन्फिनेटिव का एक और हिस्सा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉजेटिव वर्ब्स। तो ये तो आपका फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है, फ्राइडे हो जाएगा। और मंडे तो मैं छुट्टी पे रहूंगी। ट्यूसडे को मैं आपका पार्टिसिपल एक दिन का टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद आपको भर भर के शीट्स दे दूंगी, ठीक है, भर के आपको शीट्स प्रोवाइड कर दूंगी। एक बार आज की क्लास थोड़ा सा टफ लगा, आज का क्लास थोड़ा टफ लगा आपको, तो एक बार रिवीजन कर लेना। हाँ, ट्यूसडे को वर्ब खत्म हो जाएगा। मेरे को और 3 क्लास चाहिए, एक क्लास इन्फिनेटिव के लिए, और पॉजिटिव वर्ब भी इन्फिनेटिव का ही है, इसको बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाना हो। और पार्टिसिपल बहुत लेंदी नहीं है, एक दिन में खत्म हो जाए। मतलब एग्जैक्टली आज 15 क्लास है ना, 16-17, एग्जैक्टली 18वां दिन आपका वर्ब खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग टेंस पढ़ेंगे, ओके। बहुत सारा शीट आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, आपको प्रोवाइड कर दूंगी मैं बहुत सारा शीट्स। अभी मैं शीट्स नहीं दे रही हूँ ना, ओके। मैंने आपको 2 शीट दिया है वर्ब का, अभी तीसरा नहीं दे रही हूँ, क्योंकि तीसरा में इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल भी है। तो अब मैं क्या करूंगी, एक साथ सब खत्म करके और बहुत सारा शीट्स दे दूँ। पहले तो मैंने सोचा था ना, बट हो नहीं पाया, ओके। पहले मैंने सोचा था कि किसी हाल में फ्राइडे को आपका खत्म कर दूं। उससे क्या होता है कि सैटरडे, संडे, मंडे आपके पास 3 दिन टाइम था सारा शीट्स बनाने के लिए, बट हो नहीं पाया। हाँ, ये काम अभी इनकम्प्लीट है ना, जो क्वेश्चंस मेरे को डिस्कस करने हैं वो डिफिकल्ट है, अभी मैंने किया नहीं है, टू बी डिस्कस, जो डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। आप एक बार रिवीजन करके आइए, एक बार रिवीजन करके आइए, और कोई दिक्कत है तो कल आप फिर से पूछ लीजिएगा, जो मैंने अभी इन्फिनेटिव वाला पढ़ाया। और कुछ ऐसा रॉकेट साइंस पढ़ाया नहीं यार, क्या पढ़ा दिया, 2+v1, और एक है 2+b+v3। क्या है, एक एक्टिव है और एक पैसिव है, और दोनों में एक्शन इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। हम एक्शन को कंप्लीट तब मानेंगे ना जब 2+1/2+v3 आए, 1/2+v3 आएगा तभी परफेक्ट बनेगा, या 2+1/2+b+v3 आए, तभी हम एक्शन को कंप्लीट मानेंगे। कंप्लीट तब मानोगे जब 1/2+v3 आ गया, परफेक्ट आ गया, तब कंप्लीट होगा। और परफेक्ट में भी 1/2+v3 एक्टिव है और 1/2+b+v3 पैसिव है, दोनों कंप्लीट है, बट एक एक्टिव है एक पैसिव है, और यहाँ पे दोनों इनकम्प्लीट है, एक एक्टिव है एक पैसिव है, ओके। चलो रखते हैं।